बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आप तमाम सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि आज की वीडियो में हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा हमने उस ऑप्शन के साथ यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए डिफरेंस बी इज, यानी ए डिफरेंस बी का जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास ए एंड बी है। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है कि एक्स है और एक्स बिलोंग कर रहा है ए के साथ, तो ये बात हमारी ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में अगर हम जाएं तो यहाँ पर है एक्स और कह रहे हैं कि एक्स से मुराद हो गए नंबर्स, कहते हैं जो नंबर्स हैं वो ए के साथ भी बिलोंग कर रहे हैं एंड जो एक्स के नंबर हैं वो डज नॉट बिलोंग टू बी, वो बी के साथ बिलोंग नहीं कर रहे। ऑप्शन सी हमारे पास है एक्स एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, के नंबर्स जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है। डी ऑप्शन हमारे पास है एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो हमारा होगा ऑप्शन बी, जिसमें हमने यहाँ पर क्या करना होता है, डिफरेंस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स ए एंड बी बोथ में कॉमन होते हैं हम उनको सेपरेट करके एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हम यहाँ पर राइट करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यानी ए यूनियन बी, यानी ए एंड बी का जो यूनियन होगा उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए होगा। ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा वो हमारे पास बी के इक्वल होगा। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा। सो यहाँ पर देखा जाए तो कह रहे हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट अ सुपर सबसेट ऑफ बी, A is a super subset of B, या A is not equal to B। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है कि जिसमें हमसे यूनियन A की इक्वल इंटरसेक्शन B की इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि A is a super subset of B। अब आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, जिसमें हमारे पास है A सबसेट B, देन ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या होगा। यानी इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो बी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। यानी हमारे पास जो ए सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास है वो हो गए ए एंड बी। जो बी सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे ए बी एंड सी। ठीक हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें ए डिफरेंस बी, ए का और बी का हमने अब डिफरेंस ले लेना है। जब हम ए डिफरेंस बी लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, इट्स मीन ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी ब्रैकेट। इस वजह से हम यहाँ पर पाई को सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। आई होप ऑप्शन 3 आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन 4 की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास है इफ़ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए इज़ इक्वल टू पाई। कहते हैं कि अगर हम ए में से बी को माइनस करें या बी में से ए को माइनस करें तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो हमारे पास आ जाता है पाई के इक्वल। तो उस सिचुएशन में हमारे पास हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट होगा। इसका मतलब तो ये हो जाता है कि जब हम ए को बी से माइनस करें या बी को ए से माइनस करें, सो और आंसर हमारे पास दोनों केसेस में पाई आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इज़ इक्वल टू बी, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट्स a सेट में हैं वही एलिमेंट्स b सेट में भी हैं, जिस वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, यानी एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ कॉमन एलिमेंट ऑफ a
एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, जो स्मॉल सा सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इज अ डैश सेट, यानी वो सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स हों ए सेट के और ए कॉम्प्लीमेंट के, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, सो वो हमारे पास आ जाएगा नल सेट। ठीक है, यानी हमारे पास नल सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स, यानी हमारे पास ऐसा कौन सा सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, यानी वो कॉमन एलिमेंट्स ए और ए कॉम्प्लीमेंट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जिसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने उसके बाद तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यानी हमारे पास हम कॉम्प्लीमेंट कब फाइंड करते हैं। हम कॉम्प्लीमेंट तभी फाइंड करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करते हैं तब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ए सेट में 1, 2 एंड 3 है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास हम यूनिवर्सल सेट में ले लेंगे हमारे पास यहाँ पर देखें हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना होगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक है। ए सेट में हमारे पास 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं। जब हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी 1, 2, 3 यहाँ पर भी है, 1, 2, 3 यहाँ पर भी है, हमारे पास 4 एंड 5 जो है वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देखें कि ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा ए सेट है। ठीक है, ए सेट में और ए कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन है, यहाँ पर ए सेट में 1, 2 एंड 3 है, ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 4 एंड 5 है। जब इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इट्स मीन हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे जो कि है नल सेट। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन इन। ओके, हम रियल नंबर को किस तरीके से राइट करते हैं, तो क्या रियल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करते हैं, या बोथ बी एंड सी। अगर देखा जाए तो हम रियल नंबर्स को ऑप्शन बी एंड सी के अकॉर्डिंग ही राइट करते हैं। इट्स मीन हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे जिसमें हमारे पास आ जाता है बोथ बी एंड सी। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है इफ़ आर इज इक्वल टू, यानी हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारे पास उसमें क्या आया हुआ है, उसमें हमारे पास पहली ब्रैकेट में 2 एंड 1 है, 4 एंड 3 है, 2 एंड 2 है। डोमेन ऑफ आर, डोमेन से मुराद होता है हर ब्रैकेट का पहला नंबर, यानी हर ब्रैकेट में जो पहला नंबर होता है वो डोमेन होता है, एंड जो दूसरा नंबर होता है उसको हम रेंज कहते हैं, क्योंकि हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये तमाम चीज़ें समझ सकें। डोमेन से मुराद हर ब्रैकेट में जो पहला नंबर है, तो देखा जाए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है इस ब्रैकेट में, एंड यहाँ पर 2 है। 2 हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा है, तो हम 2 दफ़ा नहीं, हम एक ही दफ़ा उसको राइट कर लेते। सो इट्स मीन 2 एंड 4 जो कि ऑप्शन बी, हम इसके साथ यहाँ पर जाएंगे। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है इफ़ आर इज इक्वल टू, हमारे पास जो रिलेशन बाइनरी रिलेशन गिवन है, कहते हैं कि ए एंड बी, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए एंड बी है। कहते हैं ए और बी बिलोंग करते हैं इंटीजर्स के साथ, ए प्लस बी, और ए एंड बी को जब प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। देन हमारे पास उस अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मतलब है उस सूरत में इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव में भी होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव में भी होते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डोमेन एंड रेंज की बात की जा रही है। इट्स मीन के हमारे पास यहाँ पर लेट कंसिडर के जो ए सेट है उसमें हमारे पास तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड जो बी है उसमें हमारे पास तमाम नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक हो जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब एक सेट में हमारे पास पॉजिटिव है, एक केस में हमारे पास नेगेटिव है, यानी ए को हम कह देंगे कि ये हमारा डोमेन है, एंड बी को हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेंज। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 उस केस में आएगा जब हम 1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास -1 है ना। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि हमारे पास डोमेन इज इक्वल टू रेंज, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, हम इसके साथ यहाँ पर जाएंगे।
पार्ट नंबर 9 हमारे पास है इफ़ आर इज इक्वल टू ए एंड बी। हमारे पास यहाँ पर ए भी है, बी भी है, ए एंड बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के साथ, लेकिन जब हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। देन द टेबुलर फॉर्म ऑफ आर इज, तो उसका टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होगा। लेट कंसिडर कि ए हमारे पास डोमेन है, बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेंज है। डोमेन एंड रेंज को जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 12 आना चाहिए। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम हर ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो 12 के अकॉर्डिंग, यानी 12 के फैक्टर्स हमने यहाँ पर राइट कर रहे हैं। सो 12 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो क्या आता है, 1 12 ज़र 12, 2 के टेबल में 2 6 ज़र 12, 3 4 ज़र 12, ये आ चुके हैं इसके फैक्टर्स। यानी पहले 1 एंड 12, देन 2 एंड 6, 3 एंड 4। उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो ए है ना, इसके साथ हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 1 12 ज़र 12, 12 1 ज़र 12, यानी फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट को पहले हमने देखना है। फिर आ जाते हैं 2 6 ज़र 12 या 6 2 ज़र 12, दोनों केसेस में 12 आ रहा है। 3 4 ज़र 12 या 4 3 ज़र 12, दोनों केसेस में भी हमारे पास 12 आ रहा है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वहाँ पर भी हमारे पास 12 आ रहा है, लेकिन जहाँ पर इसके प्रॉपर क्या हमारे पास गिवन है, इसके तमाम फैक्टर्स गिवन है कि 1 के टेबल में 12 के साथ 12 आता है, 2 के टेबल में 6 के साथ 12 आता है, 3 के टेबल में 4 के साथ 12 आता है, 4 के टेबल में 3 के साथ, 6 के टेबल में 2 के साथ एंड 12 के टेबल में 1 के साथ 12 आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 पर आ जाता है इफ़ एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। हमारे पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, पी, ओनली पी इज अ एलिमेंट ऑफ ए सेट। देन जब हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर इसका बाइनरी रिलेशन अगर फाइंड करें तो कितने यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इसके आएंगे। सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए सेट में हमारे पास क्या है, पी। पी को जब पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। इट्स मीन हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर 11, जिसमें हमारे पास है इफ़ एन सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इज टी, यानी एन सेट में जो एलिमेंट है वो टी है। देन बाइनरी रिलेशन इन बी प्रोडक्ट बी, बी एंड बी के प्रोडक्ट से हमारे पास कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन यहाँ पर बन सकेंगे। सो फार्मूला हमें मालूम है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पर देखें, सॉरी हमारे पास था 2n इज इक्वल टू, यहाँ पर b ही है तो इट्स मीन b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखा जाए b सेट में हमारे पास क्या है, t, इट्स मीन t को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t की t स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। इसके साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास है आर सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है ए एफ एच एस। एस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है बी ई जे एंड देन हमने यहाँ पर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करने से चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर एंड 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास आर एंड एस सेट गिवन है वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिए। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन एंड आर प्रोडक्ट एस, यानी आर एंड एस के प्रोडक्ट से जो हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आ रहे हैं वो कितने हैं। सो जैसे कि हम ये क्वेश्चंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज के स्टार्ट्स में हो चुके हैं तो इसलिए हमें उनके फार्मूलाज पता हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर राइट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन सो फार्मूला हमें मालूम है जो कि है 2 उसकी पावर क्या n, यानी आर प्रोडक्ट एस। सो देखा जाए तो आर सेट में हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। एस सेट में भी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं।
सो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 16, और ये क्या है इसका आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम आर प्रोडक्ट एस, यानी आर एंड एस के प्रोडक्ट से हमारे पास कितने कोई से 3 बाइनरी रिलेशन हमने यहाँ पर राइट करने। अगर आप चाहें डायरेक्ट बाइनरी रिलेशन भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल वाले अलाउ नहीं कर रहे तो बेहतर यही है कि आप इस तरीके से पहले इसको प्रॉपर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें। आप यहाँ पर इस तरीके से आर एंड इसका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट राइट कर लें, फिर उसके बाद कोई से 3 बाइनरी रिलेशन आप यहाँ पर राइट कर लें। सो यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से यहाँ पर यू राइट किया हुआ है। अब इसके बाद इसके कोई से 3 बाइनरी रिलेशन राइट करें। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने फर्स्ट 3 राइट करने हैं, लास्ट 3 बाइनरी रिलेशन राइट करने हैं या मिडल 3 राइट करने। एनी 3 से मुराद है कि जो आपकी मर्ज़ी है आप वो राइट कर लें। सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो R1 है पहले हम इसको ले लेंगे। सो R1 में हम एक ही रिलेशन यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है, यानी R1 में हम फर्स्ट वाले को ले लेंगे A एंड B। अब R2 की बारी आ जाती है। R2 में बेहतर यही है कि हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स ले लें। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई सी 2 ब्रैकेट्स। अगर आप चाहें तो ये और ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, फर्स्ट हो गई है। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस है, आप जो ब्रैकेट्स लेना चाहें, ठीक है। हम ये 2 ब्रैकेट्स ले लेंगे जो कि हमारे पास है A एंड E, A एंड J। अब आ जाता है थर्ड बाइनरी रिलेशन की तरफ। बेहतर यही है कि थर्ड है, इट्स मीन कि हम यहाँ पर कोई से 3 बाइनरी रिलेशन राइट कर लें। तो कोई से 3 से मुराद हो जाएगा कि एक हमारा आ जाएगा हमारे पास, हम J ले लेते, यानी एक को हम इसको ले लेंगे, एक इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन कौन सा यहाँ पर बाइनरी रिलेशन लेने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज़ इक्वल टू आर। डोमेन से मुराद होगा वो नंबर्स, यानी हर वो ब्रैकेट्स हमने लेनी है जिसमें हमारे पास क्या हो, पहला नंबर आर सेट की इक्वल आए। तो आर सेट की इक्वल हमें चाहिए। सो यहाँ पर देखिए ये हमारा आर सेट है। आर सेट में हमारे पास क्या है, A, F, H एंड S, यानी हमने तमाम वो नंबर्स लेने हैं जिसका हमारे पास क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट में क्या आना चाहिए, A, F, H, S। सो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर राइट किया कि ये तमाम लाइन A की है, यहाँ पर तमाम B, F वाले हैं, H वाले हैं एंड S वाले। अगर आप चाहें तो आप 1, 2, 3, 4 इनको भी ले सकते हैं, ठीक है, इनको भी ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं और इस वाली लाइन को भी ले सकते हैं। यानी तमाम वो ब्रैकेट्स जिनमें पहला नंबर A हो आना चाहिए, दूसरे में F आना चाहिए, H एंड S, हर ब्रैकेट का पहला नंबर ये होना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस लाइन को ले रहे हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पर गिवन है A एंड B। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा F, B, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा H, B, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा S, B। ठीक हो गए। अब हमने यहाँ पर इसका डोमेन ले लेना है। तो डोमेन अगर हम देखें डोमेन से मुराद क्या होता है, हर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास है A, F, H एंड S, जो कि हमारे पास इक्वल टू क्या है, R से। ठीक हो गए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज रेंज इज इक्वल टू R सेट। रेंज से मुराद होता है कि हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर, यानी हर ब्रैकेट में जो दूसरा नंबर है वो हमारा रेंज होता है। सो हमने रेंज लेना है तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी ये पहली लाइन ही कंप्लीट ले लें। अगर आप चाहते हैं अपनी पहली लाइन को लेना चाहते हैं, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, या आप रैंडम लेना चाहते हैं, जैसे कि अब अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर A B ले लें, फिर F E ले लें,
एच एंड जे ले लें, एस एंड एन ले लें, लेकिन बेहतर यही है कि हम अपनी कंप्लीट फर्स्ट लाइन ले लें ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर राइट करने के दौरान। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें हम रेंज राइट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर रेंज ऑफ आर लिख दें या सिर्फ और सिर्फ आर लिख दें, चले हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक बाइनरी रिलेशन फाइंड करें तो बाइनरी रिलेशन को हम कैपिटल आर से या चले बी आर से ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है जो कि हमारे पास इक्वल टू हो आर के, सॉरी बाइनरी रिलेशन जो कि इक्वल टू एस हो। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर आर लिख दिया, एस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, अभी आपको मैं समझा देती हूँ। बाकी हमारा स्टेप वही है क्योंकि एस सेट में हमारे पास क्या है, बी ई जे एन। सो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर बी ई जे एंड एन है। सो हम यहाँ पर ले लेंगे ए एंड बी, ए ई, ए और जे, ए और एन। अब यहाँ पर हम रेंज फाइंड कर रहे हैं। सो रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी ई जे एंड एन, जो कि इक्वल टू हमारे पास है एस सेट के। ठीक हो गया, 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका 5th पार्ट, जिसमें हमसे कहा जा रहा है राइट अ बाउंड्री रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू आर एंड रेंज इज इक्वल टू एस। यानी हमने वो बाउंड्री रिलेशन यहाँ पर राइट करनी है जिसका डोमेन आर हो एंड रेंज हमारे पास क्या हो, एस सेट के इक्वल हो। सो उस केस में अब हम क्या करेंगे, अब आपको हम समझाएंगे। यहाँ से जब हमें डोमेन आर के इक्वल एंड रेंज एस सेट के जब इक्वल चाहिए होती है तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर ये ले लेंगे फर्स्ट, जैसे अब ये फर्स्ट इस ब्रैकेट को लेंगे, फिर इस ब्रैकेट को लेंगे, फिर ये थर्ड वाला एंड ये इस तरीके से। यानी हमने इस तरीके से यहाँ से यूँ आना होगा क्योंकि यहाँ पर ये रेंज डोमेन ए आना चाहिए, रेंज बी आनी चाहिए। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड हमने लिया है वहाँ पर हमारे पास डोमेन एफ आना चाहिए एंड रेंज ई आनी चाहिए, वो हमारे पास आ चुका है। थर्ड में हमारे पास डोमेन एच आना चाहिए एंड रेंज जे आनी चाहिए, वो हमने ले लिया। लास्ट में हमारे पास डोमेन एस एंड रेंज एन आनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस तरीके से एलिमेंट्स को ले लिए। तो अब हम इनको यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक हो गए। सो अब हम यहाँ पर इसका डोमेन राइट करेंगे, हर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट जो कि यहाँ पर है ए एफ एच एंड एस। अब हमारे पास आ जाती है बारी रेंज की। सो रेंज में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बी ई जे एंड एन। सो देखा जाए डोमेन हमारे पास आर सेट के इक्वल आ चुका है एंड रेंज हमारे पास एस सेट के इक्वल आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हम लोगों ने शेड करना है। जो हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है 1 2 3 4 इसके पार्ट्स गिवन है, उसको हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग शेड करें। चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, 1 बाय 1 इसके पार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन है ए यूनियन, ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी एंड सी का जो वो पोर्शन जो कि इंटरसेक्शन में, सो बी एंड सी में जो इंटरसेक्शन में आए हुए वो हमारे पास है ई। सो हम यहाँ पर उस जिस शेड पार्ट को हमने यहाँ पर किया है हम यहाँ पर उसको इस तरीके से सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन एंड जे ब्रैकेट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। सो यहाँ पर देखा जाए तो ए यूनियन यानी इसका और कंप्लीट ए का यूनियन लेना है। यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को हम राइट करते हैं। सो चले अब हम यहाँ पर ए को कंप्लीट ए को अब हम कलर कर देंगे।
सो यहाँ पर देखा जाए ए एंड ये इंटरसेक्शन पार्ट हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि हम फाइनल आंसर को कुछ इस तरीके से आपके साथ यहाँ पर अब शेयर करेंगे। ठीक हो गया, यानी ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो हम यहाँ पर ले लेंगे बी यूनियन सी को, पहले हम सॉल्व कर लेंगे। बी एंड सी के यूनियन से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कंप्लीट बी और कंप्लीट सी ही होगा। ठीक हो जाएगा। यानी कि हमारा बी एंड सी हमने कंप्लीट ले लिया। यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ होते हैं, इसलिए अब हम इसको ब्लू कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। अब हमसे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी जो कि हमने शेड किया उसका वो पोर्शन जो कि ए के साथ कॉमन में है, अब हमने वो उसको फाइनल आंसर देना है। सो यहाँ पर देखा जाए तो वो हमारे पास ए एंड सी क्या है, यहाँ पर ए में आया हुआ, इट्स मीन कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो हमने फाइनल आंसर को यहाँ पर रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी से हमारे पास क्या आता है, बी एंड सी। बी एंड सी में जो कॉमन है वो हमारे पास ओनली एलिमेंट ई है, इसका मतलब है हम ई को ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर कर लेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है ए का डिफरेंस हमने लेना है। सो यहाँ पर देखा जाए ये हमारा ए है, ठीक है, यानी ये हमारा ए है। ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो है बी डी ए एंड सी। बी डी ए एंड सी में से हमने इस ब्रैकेट जो कि हमारा शेडेड पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ ई आया है, इसका हमने यहाँ पर डिफरेंस लेना है। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर यानी अगर आपको मैं समझा सकूँ तो मैं, यानी ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना, यानी ए माइनस हमने करना है बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक हो गए। सो ए सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड डी। इंटरसेक्शन से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ई आया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई यहाँ पर नहीं है। इट्स मीन कि फर्स्ट ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक हो गए। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो कंप्लीट ए है, अब हम इसको शेड कर देंगे। सो हमने इसको ब्लू शेड किया और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, जिसको हम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है, इसका ही जो हम शेड करते हैं ना पार्ट को, वो ही हमारा फाइनल आंसर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बी डिफरेंस ए यूनियन सी, यानी ए एंड सी का हमने पहले यूनियन ले लेना है। सो चले हम ए एंड सी का यूनियन लेंगे। तो ए का यूनियन एंड सी के यूनियन मीन कंप्लीट ए एंड सी को हमने यहाँ पर शेड कर लेना है। सो यहाँ पर देखें यूनियन से जो हमारा है, हमने उसको रेड पार्ट से कलर किया है। सो यहाँ पर भी हम बॉक्स में रेड कलर करेंगे, जिससे हमने ये बताना होता है कि जो यूनियन है वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लाइन से रिप्रेजेंट करते तो आप लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कलर से रिप्रेजेंट करना बेहतर होगा। अब आ जाएगा बी डिफरेंस ए यूनियन सी। जैसा कि हमारे पास बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना, पहले अब हम उनको यहाँ पर राइट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास आ चुका है बी डिफरेंस ए यूनियन सी। सो बी सेट में जो हमारे पास है, एक है ई एफ एंड एच। जो ए यूनियन सी से हमारे पास आए हैं वो हमारे पास है ए बी सी डी ई आई एंड जे। ठीक हो गए। देखा जाए तो ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है।
बाकी जो हमारे पास रह चुका है वो है हमारे पास एफ एंड एच। इसका मतलब है कि एफ एंड एच हमारा फाइनल आंसर है। सो हम इसको ब्लू कलर से यहाँ पर शेड कर देंगे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताना है, फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। जबकि हमारे पास यहाँ पर एक्स सेट गिवन है, एक्स सेट में हमसे कहा जा रहा है 2x, यानी x के तमाम एलिमेंट्स को हमने 2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। x जो है वो n से बिलोंग करता है, जो यानी n से मुराद नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और क्या है, x इज़ लेस देन 20 से कम, इट्स मीन 1 से लेकर 19 तक होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। y सेट हमारे पास गिवन है, जिसमें कहते हैं कि फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, यानी 3 1 ज़ा 3 तो 3 आ जाएगा, 6 9 12 15 एंड 18। z सेट जो है वो हमारे पास क्या है, 6x से मुराद होगा कि जितने भी यहाँ पर x की जो यहाँ पर हमारे पास लिमिट गिवन है, हमने हर नंबर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। x बिलोंग्स टू होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड जो लिमिट हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो हमारे पास ये है कि x इज़ लेस देन 20 से कम क्या होगा, यानी 19 तक, यानी 19 तक जितने भी हमारे होल नंबर्स होंगे उन तमाम को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करके z सेट में राइट करना होगा। सो चलें आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 2x, इट्स मीन 2 को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर लिमिट हमारे पास कितनी गिवन है, 19 तक, क्योंकि 20 तक उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा लेस देन 20 से कम क्या होगा, हमारे पास होगा 19। ठीक हो गया। अब 2x इट्स मीन हर नंबर को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 2 1 ज़ा 2 4 6। सो हम यहाँ पर 2 के साथ तमाम 1 से लेकर 19 तक नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी 2 के तमाम वो आ जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 अप टू 19 तक। ठीक है, यानी 2 4 6 8 से लेकर 38 तक। अब आ जाता है यहाँ पर नेचुरल फर्स्ट 6 जो यानी 6 तक 3 के मल्टीपल्स को हमने यहाँ पर राइट करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 9 12 15 18, यानी अकॉर्डिंग टू जो हमारी कंडीशन है ना, जो कि हमारा एक्स सेट है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, वाई सेट ये आ चुका है, और जो जेड सेट है ना वो हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ। एंड एक्स हमारे पास कहाँ से शुरू है, 0 से लेकर 1 2 से लेकर 19 तक, यानी 19 तक जितने भी 6 के मल्टीपल्स होंगे ना, हमने उन तमाम को यहाँ पर राइट करना है। सो यहाँ पर देखा जाए तो जो z सेट है वो हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग जो z सेट है वो हमारा ये वाला, जिसमें आ चुका है 0 6 12 18 24 से लेकर 114 तक। ठीक है, अब हमने ये देखना, अब हमारे पास ये आ चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पर इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास तीनों में कॉमन हैं, कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जो कि 2 में कॉमन हैं। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर आपके साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन शेयर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले हम यहाँ पर एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे कि 6 12 एंड 18 तीनों में कॉमन है तो हमने यहाँ पर राइट किया है। जो एलिमेंट x एंड y में कॉमन है वो हमने यहाँ पर राइट किए हैं। x के y के एलिमेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर x y एंड z में जो मुश्तरका तीनों में कॉमन थे वो यहाँ पर थे, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये पोर्शन हमारा एम्प्टी है। ठीक है, इस तरीके से हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है y
यूनियन जेड। वाई यूनियन जेड करेंगे, इट्स मीन वाई एंड जेड को हम कंप्लीट ले लेंगे, शेड कर लेंगे। सो जैसा कि हमने वाई यूनियन जेड को हमने यहाँ पर ब्लू कलर किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर बॉक्स में भी रिप्रेजेंट करेंगे उसको ब्लू ही कलर से ही। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर जो कि हमसे मांगा जा रहा है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ठीक हो गए। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर देखा जाए तो यानी इसके साथ यूनियन में कॉमन है नॉन कॉमन बोथ होते हैं, तो अब हम इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो यहाँ पर देखा जाए तो रेड कलर की है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर ये जो ओवरऑल हम इस आंसर को जो शो कर रहे हैं, तो इसके आंसर में हमारे पास दोनों रेड एंड ब्लू दोनों कलर्स इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से यहाँ पर शो कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले हमने एक्स एंड वाई का यूनियन ले लेना है। तो चले हम पहले अपनी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमने यूनियन को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर भी हम ब्लू ही कलर से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने लाजिमन बताना होता है कि आपने एक्स यूनियन वाई को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर आप पेंसिल की लाइन से शो करें तो आप लाइन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कलर्स इसलिए यूज़ करी हूँ ताकि तमाम सब्सक्राइबर्स को आसानी से कलर के ज़रिए हम समझा सकें। अब आ जाती है बारी हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यानी इस जो कलर शेडेड पार्ट का यूनियन हमने जेड के साथ करना है। जैसे कि यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ आ जाते हैं, इसलिए अब हम इसको रेड कलर से शेड कर लेते हैं। जैसा कि हमने शेड कर दिया, अब हम ओवरऑल आंसर को इस तरीके से शो करेंगे जिसमें हमारे पास दोनों कलर आएंगे, रेड भी और ब्लू भी। जैसा कि हमारे पास यूनियन था, यूनियन का मतलब क्या हो जाता है कि तमाम का तमाम पोर्शन हमारे पास शेडेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको शेड कर दिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड में भी तमाम पोर्शन शेडेड है, राइट हैंड साइड दोनों में हमारे पास तमाम का तमाम पोर्शन शेडेड आए, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस ठीक हो चुका है। आपने लाजिमन ये मेंशन करना होगा कि आप लोगों ने एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज़ इक्वल टू इस तरीके से मेंशन करना ज़रूरी है ताकि चेक करने वाले को एग्जामिनर को आसानी से समझ आ सके। अब आ जाते हैं अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। सो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जिसमें हमारे पास ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है वाई इंटरसेक्शन जेड। जैसे कि हमारे पास y एंड z के इंटरसेक्शन में जो कॉमन आया वो हमारे पास है 3, 6, 12 एंड 18। सिक्स 12 एंड 18 ही कलर है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड जो फाइनल आंसर वो हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, यानी ये वो पोर्शन जो इसके साथ कॉमन है। सो वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ हमारा यही पोर्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी एक्स का ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट एक्स का वो पोर्शन जो कि हमारे शेडेड पार्ट में आ रहा है। इनमें जो कॉमन है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 12 एंड 18, यानी ये वो पोर्शन है जो कि इनमें कॉमन है, तो इसलिए हम इसको ऊपर रेड कलर कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है 3, 6 एंड 18। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ब्लू भी शेड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको रेड शेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारा ये वही पोर्शन है जो कि यहाँ पर इसमें आया हुआ है, देखा जाए तो ये सो हम इसको बस इसी तरीके से ब्लू से ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है ना वो हमारे पास क्या आया है, उसके आंसर में हमारे पास आ चुका है 6, 12 एंड 18, यानी फाइनल आंसर में हमारे पास 6, 12 एंड 18 ही आया है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे।
ब्रैकेट्स में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y। पहले हम अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। x एंड y के इंटरसेक्शन से हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं पहले हम उनको लेंगे। x एंड y में जो कॉमन है वो हमारे पास क्या कॉमन है, 6, 12 एंड 18 ही कॉमन है। ठीक हो गए। अब हम इसको ब्लू कलर कर देंगे। अब यहाँ पर जो फाइनल आंसर जो हमसे मांगा जा रहा है, जिसमें हमारे पास आ रहा है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सो देखा जाए जो हमारा ये शेडेड पोर्शन है एंड z का, हमने देखना है कि इनमें क्या कॉमन है। तो इनमें भी हमारे पास ये क्या, अगेन वही 6, 12 एंड 18 इनमें कॉमन आ रहा है, यानी इन दोनों का कॉमन इसमें भी कॉमन है, क्योंकि 6, 12 एंड 18 इन तीनों में ही कॉमन है। इस वजह से हम यहाँ पर इसको भी ब्लू शेड से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आया हुआ है, 6, 12 एंड 18 ही आया हुआ है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। तो इसलिए हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ए सेट में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बी सेट में हमारे पास तमाम नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सी सेट में हमारे पास 0, +-1, +-2 प्लस, यानी तमाम के तमाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं। सो इनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करने से चले हम आ जाते हैं। सो जैसे कि ये मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पर राइट कर दी। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी में हमने यहाँ पर देखना है, जैसे कि ये हमारा ए है, ए में तमाम के तमाम पॉजिटिव्स हैं, बी में तमाम के तमाम नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एंड जो हमारा जो सी सेट है उसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, लेकिन ए एंड बी में 0 शामिल नहीं है, जिस वजह से 0 को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो कि हमारे पास है बी एंड सी का इंटरसेक्शन। सो बी एंड सी में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो हमारे पास माइनस के तमाम नेगेटिव इंटीजर्स कॉमन आएंगे, तो इसलिए हम उनको यहाँ पर रेड कलर्स कर देंगे। जैसा कि हमने इसको यहाँ पर रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, तो इट्स मीन यहाँ पर भी हम रेड ही कलर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यानी ये जो हमारा है इसके साथ ए के साथ यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ होते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ए को कंप्लीट ए को हमने यहाँ पर शेड कर लेना है। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, तो उसमें हम यहाँ पर ए का जो ब्लू कलर है वो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एंड रेड कलर को भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमारे फाइनल आंसर में ये दोनों कलर्स इंक्लूडेड है। ये हो गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, जैसा कि है हमारे पास ए यूनियन बी। पहले हम ए यूनियन बी करेंगे, देन ए यूनियन सी करेंगे। सो ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास ए एंड बी का जो यूनियन है, एक इसका भी इन दोनों के यूनियन में इट्स मीन हमने इन तमाम के तमाम को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देना है। जैसा कि यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। बी को भी हम रेड ही कलर करेंगे क्योंकि हम इस तमाम ए एंड बी का यूनियन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक हो गया। अब हमने उसको यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर दिया है कि वो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी, ए एंड सी का यूनियन हमने यहाँ पर बताना है। तो ए तो ऑलरेडी हमारे पास शेडेड है, तो अब हम इसको इस तरीके से, यानी बी के अलावा तमाम को अब हमने शेड कर देना है। सॉरी, हमने यहाँ पर ए यूनियन सी लेना है। जैसे कि सी के अंदर ए, जैसे कि ए इंक्लूडेड है, सेम उसी तरीके से बी भी इंक्लूडेड है, इसलिए हम इस तमाम के तमाम को अब हम शेड कर देंगे। सो देखा जाए तो सी का तमाम हमने यहाँ पर शेड कर दिया। सी के अंदर ए भी है, बी भी है, ठीक हो चुका है। हमने यहाँ पर इसको ब्लू कलर से शेड किया, तो इसमें हम यहाँ पर ब्लू कलर कर दें। अब बात आ रही है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में क्या कॉमन है। सो दोनों में अगर हम देखा जाए तो दोनों में क्या है, यहाँ पर ये ए एंड बी में रेड कलर भी शामिल है। ए एंड बी के ऊपर हम लोगों ने ब्लू कलर भी किया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर पहले रेड ब्लू कलर कर लेते हैं, उसके ऊपर ये रेड कलर कर देंगे, तो जो हमें ये बताएगा कि ये जो हमारा जो डबल कलर शेडेड है ना पार्ट, ये पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक हो गया, यानी रेड एंड ब्लू दोनों का मिक्सचर जो है ना वो हमारा आंसर है। या आपको मैं एक दूसरा डायग्राम जो कि इससे रिलेटेड है वो मैं आपको यहाँ पर एक रफ सा बना के बता देती हूँ। ये हमारा कंप्लीट सी हो चुका है, ये हमारा ए हो चुका है, ये हमारा बी हो चुका है। पहले हमने ए यूनियन बी लिया था, इट्स मीन ए को एंड बी को हमने शेड कर लिया। फिर आ चुका था ए यूनियन सी, तो उसमें हमारा ये तमाम का तमाम एरिया कवर हो चुका था। अब हमने वो एरिया देखना था जो हमारा इन दोनों में, दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉमन था। दोनों ब्रैकेट्स में क्या हमारे पास कॉमन आया है, हमारे पास ए एंड बी ही वो पोर्शन था जो कि दोनों में कॉमन आया है। इसलिए हमारा जो ए का तमाम पोर्शन और बी का जो तमाम पोर्शन है यही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। क्योंकि यहाँ पर भी ए एंड बी का तमाम शेडेड पोर्शन एंड लेफ़्ट हैंड साइड में भी ए एंड बी का तमाम शेडेड पोर्शन हमारा आंसर है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यानी हमारे पास यहाँ पर पी सेट में ए बी सी डी एंड ई तक एलिमेंट्स हैं। क्यू सेट में हमारे पास सी डी ई एफ है एंड आर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं जी एच आई जे एंड के। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा कुछ वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि आर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ना ही पी के साथ मैच कर रहे हैं, ना ही वो क्यू के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक हो गया। पी एंड क्यू में जो एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर सी डी एंड ई यहाँ पर भी है, सी डी एंड ई क्यू सेट में, इट्स मीन सी डी एंड ई पी एंड क्यू दोनों में कॉमन है। सो इन सेट्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करके आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थी, तो ये हो चुकी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो चुकी है इसकी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है पी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है क्यू यूनियन आर। सबसे पहले क्यू एंड आर का हम यहाँ पर यूनियन ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों एलिमेंट्स हमारे आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से यहाँ पर क्यू एंड आर को शेड कर रहे हैं रेड कलर के साथ। ठीक हो गया। जैसा कि हमने रेड कलर के साथ शेड किया तो इट्स मीन हम यहाँ पर भी रेड कलर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन, यानी पी इंटरसेक्शन जो कि हमने यूनियन लिया उसका पी के साथ हमने इंटरसेक्शन लेना, यानी कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो कि इनमें कॉमन आ रहे हैं। सो अगर हम वो देखें तो वो हमारे पास सी डी एंड ई ही कॉमन आ रहा है। सो इसलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर ब्लू कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया, पहले रेड कलर किए, रेड के ऊपर हमने इस तरीके से ब्लू कलर किया, तो हमने उसी तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। यानी हमारे आंसर में, फाइनल आंसर में क्या आ चुका है, सी डी एंड ई। ठीक हो गया।
सो ये हो चुकी है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड में अगर हम देखें P इंटरसेक्शन Q, P एंड Q के इंटरसेक्शन से हमारे पास C, D एंड E आया हुआ है। इट्स मीन हम सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को ही शेड करेंगे। रेड कलर से रिप्रेजेंट किया तो हम यहाँ पर भी रेड कलर ही यहाँ पर लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है P इंटरसेक्शन R। नेक्स्ट ब्रैकेट में P एंड R का इंटरसेक्शन। सो देखा जाए P यहाँ पर है, R वहाँ पर है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो शेडेड पार्ट। ठीक हो गया। अब आ जाती है बारी इनके यूनियन की, यानी ये दो जो ब्रैकेट्स हमने लिए हैं उनका हमने यहाँ पर यूनियन ले लेना है। सो यूनियन में अगर हम देखें तो हमारे पास यही शेड कलर है और इसी शेड के ऊपर हमने दोबारा फिर कलर कर लेना है ब्लू कलर से ही। यानी रेड के ऊपर हमने यहाँ पर ब्लू कलर किया था, यानी इसके आंसर में भी हमारे पास क्या आ चुका है, C, D और E ही आ चुका है। यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। और यही हमारा प्रूफ था जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वेन डायग्राम क्रिएट करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट ऑफ A एंड B इन द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A सेट हैं वो 60 हैं, B सेट में 48 हैं, A एंड B के इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स आए हैं वो 20 आए एंड यूनिवर्सल सेट में टोटल 90 एलिमेंट्स हैं। सो सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, देन पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए हम इसको वेन डायग्राम पे शो कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमारे पास टोटल एलिमेंट जो A के हैं वो 60 हैं, B के 48 हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है ना, जो कॉमन एरिया में जो आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 20। इट्स मीन ये 20 वो नंबर्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है 20 तो उसका मतलब फिर एक में कितने बच चुके हैं, नॉन कॉमन कितने होंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें A के टोटल एलिमेंट थे 60 में से हम ये जो कॉमन है ना इंटरसेक्शन वाले 20 ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। इट्स मीन कि A सेट में जो बाकी एलिमेंट्स रह चुके हैं वो अब हो चुके हैं 40 कॉमन के अलावा। ठीक है, अगर हम कॉमन एंड नॉन कॉमन को प्लस करें तो दोबारा फिर 60 बन जाता है। इसी तरीके से अब हमने देखना है कि B सेट में कितने रह चुके हैं। जैसे कि कॉमन तो इसमें से हैं 20, ओवरऑल है ये 48 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 28। इसका मतलब है कि 28 वो एलिमेंट्स है जो कि नॉन कॉमन है। ठीक है, अगर हम दोबारा 20 एंड 28 को ऐड करें तो दोबारा हमारे पास 48 आ जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 90। अब हमें नहीं मालूम कि जैसा कि A सेट में, कॉमन में एंड B सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ये रह चुके हैं। अब बकाया क्या रह चुका है, तो उसका एक आसान तरीक़ाकार हम फार्मूला के ज़रिए भी आपको सिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए एक फ़ार्मूला है, क्योंकि हम यहाँ पर फार्मूला भी मेंशन कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा फार्मूला ना लिखने की वजह से मार्क्स कट जाएँ, कुछ पता नहीं लगता कि वो कहें कि वेन डायग्राम ड्रॉ किया आप लोगों ने उसके साथ मेंशन क्यों नहीं किया। तो इसलिए हम दोनों के दोनों स्टेप्स कर लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज के स्टार्ट में हम ये फार्मूलेस पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग A नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B सेट माइनस A इंटरसेक्शन B कर लेंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल यहाँ पर यूनियन के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ये आ जाएगा 60 + 48 माइनस 28 कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 88। ठीक हो जाएगा, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये टोटल कितने हो चुके हैं, 88 हो चुके हैं। A एंड B दोनों के एलिमेंट्स 88 हो चुके हैं।
अब जैसा कि हमने बताना है कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स रह चुके हैं, तो यूनिवर्सल सेट को फाइंड करने के लिए अब हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट से मुराद के यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो राइट कर लेंगे। सो जैसे कि यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं 90 में से जब 88 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है वो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास ए सेट में 34 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 52 एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी में 60 हैं एंड यूनिवर्सल सेट में टोटल 58 एलिमेंट्स हैं। सो अब यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले यहाँ पर राइट कर लेंगे कि हमारे पास ए सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स। सो यहाँ पर देखें ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से हम ये जो हमारा जो यूनियन वाले एलिमेंट्स हैं इनमें से हम जब ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए रह जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो अब हम इसको दोबारा करेक्ट कर रहे हैं कि जैसा कि हमारे पास ए सेट के 34 हैं, बी में 52 हैं, यहाँ पर हमारे पास यूनियन गिवन है। मैं समझी शायद इंटरसेक्शन है। जब हमारे पास यूनियन गिवन होता है ना तो उस सूरत में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। सो हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, हम पहले अपने फार्मूलाज को यूज़ कर लेंगे। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए सम कर लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने अभी यहाँ पर फाइंड कर। जैसे कि यूनियन के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 60, ए के एलिमेंट्स हमारे पास है 34, बी के एलिमेंट्स हमारे पास है 52 एंड ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। 60 में से अब हम इन दोनों का सम कर लेंगे। जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86 माइनस इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 60 में से ये 86 माइनस कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -26 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो कि कॉमन एलिमेंट्स ए एंड बी के हैं वो हमारे पास आ चुके हैं 26। जब हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर ए एंड बी के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कि ए में रह चुके हैं, अब वो हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि ए के टोटल एलिमेंट्स हमारे पास है 34 में से हम ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे ना। चलिए हम यहाँ पर इसका रफ फ़र्क साथ साथ कर लेते हैं कि ए सेट में से हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो गए रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए। सो ए सेट के टोटल एलिमेंट्स हैं 34 में से हम 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये जो हमारे इन दोनों में कॉमन है वो हमारे पास है 26। 34 में से जब 26 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। 52 में से जब यही 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। अब यूनिवर्सल सेट के टोटल एलिमेंट्स हैं 85। अब हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, यानी ए यूनियन। चले अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें मालूम हो जाते हैं। सो जैसे कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 85 में से अब हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट जो कि हैं 60 वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा आंसर 25। इसका मतलब है कि 25 एलिमेंट्स यहाँ पर रह चुके। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर 10 बॉयज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन किरत के कंपटीशन में, ठीक है, जिसमें से हमारे पास हानी, ज़ुबैर एंड हैदर ये वो बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर नाफी किरत के स्टाइल में किरत की थी, ठीक है, यानी किरत की यहाँ पर 3 स्टाइल्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है।
नाफी किरत में यहाँ पर हानी, ज़ुबैर एंड हैदर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली जो थे, इन्होंने अल-किसाई किरत का जो स्टाइल था उसमें इन्होंने किरत की थी। वाइल, हसन, जाफ़र एंड उमर, इन तीनों ने अल-कोफ़ी स्टाइल जो किरत था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रिप्रेजेंट द बॉयज़ पार्टिसिपेशन इन अल-नाफ़ी, अल-किसाई एंड अल-कोफ़ी स्टाइल बाय सेट ए बी सी रेस्पेक्टिव, यानी हमने यहाँ पर इनको ए बी सी सेट में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने इसको राइट करना है, फाइंड द टेबुलर फॉर्म ऑफ ए बी एंड। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर जो स्टाइल्स हैं किरत के, उसको पहले स्टाइल को ए में, दूसरे को बी में एंड तीसरे जो किरत का जो स्टाइल था उसको सी में रिप्रेजेंट कर देना है। फिर उसके बाद उसका टेबुलर फॉर्म, फिर उसको वेन डायग्राम की उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग से हमने उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देन हमने यहाँ पर इसका जो हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉयज़ हैं, हर किरत के हर स्टाइल में जो बॉय है वो यूनिक है, यानी वो दूसरे ग्रुप्स या तीसरे ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रहा है, यानी हर बच्चे ने एक एक स्टाइल को अपनाकर किरत का जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो चले हम उसके अकॉर्डिंग अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले था नाफे किरत, उसको हमने ए सेट में रिप्रेजेंट कर, उसमें जो बच्चे हमारे पास है एक था हानी, ज़ुबैर एंड हैदर, हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया ए सेट के अंदर। अल-किसाई किरत को हमने बी सेट के साथ रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमारे पास जो बॉयज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो था अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। अल-कोफ़ी किरत में जिसको हमने सी सेट में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे मांगा गया था, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो है हसन, जाफ़र एंड उस्मान। अगर हम देखा जाए तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार इस स्टाइल की किरत में पार्टिसिपेट किया, ठीक हो गए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेन डायग्राम ड्रा होगा, जो कि हमारा इसका पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वो हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रा करेंगे, जिसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बॉयज़ नहीं है जो कि कॉमन हो, यानी हर बच्चे ने सिर्फ एक बार ही उसके अपने अपने किरत के स्टाइल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए सेट में, बी सेट एंड सी सेट के जो अपने अपने स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ थे, उनको राइट कर दिया। अब आ जाती है बारी यहाँ पर इसके पार्ट नंबर 3 के, जिसमें हमसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारी जो ब्रैकेट है ना, वहाँ पर अगर हम देखें तो हम इस तरीके से इसको राइट कर लेते हैं कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, वो हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, रिमेनिंग उसका आंसर होगा, ठीक हो जाएगा। सो चले अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये ओवरऑल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 10, जो कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमने ये बताना है, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट को। सो बी यूनियन सी जो है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो बी यूनियन सी के जो एक मिस्टेक मुझसे हो चुकी है, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन है, मैंने यहाँ पर यूनियन लिख दिया बाय मिस्टेक से। सो बी इंटरसेक्शन सी। सो अगर हम यहाँ पर देखें, आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम इनका बी एंड सी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो जैसे कि बी सेट के जो बच्चे हैं और सी सेट के जो बच्चे, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो अब बी इंटरसेक्शन सी का अब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। सो यूनिवर्सल सेट में से यानी हम बी इंटरसेक्शन सी कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में तो हमारे पास ये तमाम के तमाम 10 बॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये तमाम के तमाम 10 बॉयज़ आ रहे हैं, जिसमें से बी इंटरसेक्शन सी में से हमारे पास क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट। इसका मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, तमाम के तमाम ये 10 बॉयज़ आ जाएंगे। अच्छा ओके, अब हम इन तमाम के तमाम 10 बॉयज़ को अब हम इन जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आया उसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करें, जो कि तमाम आए हैं। तो इट्स मीन हम इस तरीके से ये रेड लाइन इस तमाम पर लगा देंगे रेड लाइन से, ठीक हो चुके हैं। तमाम को कलर कर दिया है इस तरीके से। अब आ जाती है बारी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने वो एरिया लेना है जो कि ए का
इस तमाम कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है। तो ए जो है वो कंप्लीट का कंप्लीट इस तमाम में कॉमन आ चुका है, तो इसलिए हम इसको ब्लू कलर कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ ए को ही। ठीक हो चुके। सो इसका मतलब है अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को हमने यहाँ पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर लेना है। यानी जो हमारे बॉयज़ हैं, जो कि हमारा इसमें आंसर आ चुका है, वो हमारे पास आ चुका है हानी, ज़ुबैर एंड हैदर। ठीक हो गए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास है ए यूनियन बी। ए एंड बी का यूनियन हमने लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन बी ले लेंगे। यूनियन में हमारे पास कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ए एंड बी का यूनियन ले रहे हैं। तो इट्स मीन ए एंड बी को अब हम रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आ जाती है इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर सी का कॉम्प्लीमेंट आपको सिखा रहे हैं कि सी का कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से लेंगे। सो यहाँ पर देखें, सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देना है। जब यूनिवर्सल सेट में से जब सी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए एंड बी के जो बॉयज़ हैं ना, ए सेट के और बी सेट के बॉयज़ हमारे पास रह जाएंगे सी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ आ रही है। हम सबसे पहले सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि यूनिवर्सल सेट पे से सी सेट को माइनस कर देंगे। जब सी सेट को माइनस कर देंगे, जैसे कि ए यूनिवर्सल सेट में तो ए सेट भी है, यूनिवर्सल सेट में ए सेट भी है, बी सेट भी है और सी सेट भी है। जब हम इसमें से सी सेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए और बी सेट इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। यानी सी कॉम्प्लीमेंट में ए एंड बी सेट आ गए। जैसा कि अब हम यहाँ पर क्या करें, इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी सेट में हमारे पास ए एंड बी कंप्लीट आ गए हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि सी के अलावा तमाम को हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। सो चले अब हम इसको शेड कर रहे हैं, जिसमें सी को हमने बिल्कुल भी शेड नहीं किया क्योंकि सी हमारे पास इसके आंसर में शेडेड पार्ट में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है। ए को भी शेड करेंगे, बी को भी शेड करेंगे, तमाम का तमाम यूनिवर्सल जो हमारा सेट है उसको भी शेड करेंगे सिवाय सी सेट के। ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको ब्लू कलर के साथ। तो मैंने इसके सामने ही आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी एंड सी में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम इस लिख देंगे नो शेडेड पार्ट या नो शेड लिख दें, तब भी बात ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, इसका डिफरेंस ले लेना है ए से, यानी ए में से हमने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर लेना है, इसका डिफरेंस ले लेना है। जब यहाँ पर कोई भी बी एंड सी में कोई शेड है ही नहीं, तो इट्स मीन ए को ही अब हम यहाँ पर शेड करके रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें ये मालूम होगा कि ये ही हमारा आंसर है। ठीक हो जाएगा डियर सब्सक्राइबर्स। तमाम का तमाम ए को ही शेड करेंगे। जब हमने ए को रेड से शेड किया, इट्स मीन इसके फाइनल आंसर को भी हम यहाँ पर रेड से शेड करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हानी, ज़ुबैर एंड हैदर। ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें से अब हमने ए माइनस यानी डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी ले लेंगे। ए यूनियन बी से मुराद होगा कि ए एंड बी को शेड कर लेना। ठीक है। सो ए को शेड कर लेंगे एंड बी को भी अब हम शेड कर लेंगे। अब हमने इसका डिफरेंस लेना है ए से, जो कि हमारे पास ए सेट में तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है।
हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर, अगर आपको मैं राइट करके बता सकूँ, जैसा कि हमने ए में से माइनस कर लेना है ए यूनियन बी को। सो ए यूनियन बी, पहले तो ए सेट राइट कर देंगे। ए सेट में हमारे पास हानी, ज़ुबैर और हैदर है। ए यूनियन बी में हमारे पास आ जाएगा हानी, ज़ुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली। जैसे कि हम डिफरेंस लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सो यहाँ पर भी हानी, ज़ुबैर एंड हैदर है, यहाँ पर भी हानी, ज़ुबैर एंड हैदर है। फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। सो हम यहाँ पर जो कि हमने पहले इसको यूनियन को शेड किया था इस तरीके से, फिर अब हम यहाँ पर राइट करेंगे ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी, नो शेडेड पार्ट। इसके सामने अगर आप चाहें तो इस तरीके से एम्प्टी ब्रैकेट भी लास्ट में राइट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास है कि 100 कैंडिडेट्स वर अपीयर इन एग्ज़ाम, यानी 100 स्टूडेंट्स ने या 100 तालिब इल्म जो थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने पेपर्स दिए, जिसमें से 45 स्टूडेंट जो थे वो मैथ में पास हुए हैं। 100 में से 45 मैथ में पास हुए हैं, 40 जो स्टूडेंट्स थे वो साइंस में पास हुए हैं, 50 स्टूडेंट्स जो थे वो हेल्थ इज़ अ सब्जेक्ट, ओके, हेल्थ के सब्जेक्ट में 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए हैं। अब कह रहे हैं इफ़ 12 वर पास, यानी 12 वो बच्चे हैं जो कि मैथ एंड साइंस दो पेपर में पास हुए हैं, 15 वो बच्चे हैं जो कि साइंस एंड हेल्थ के पेपर में पास हुए हैं, 20 वो बच्चे हैं जो कि हमारे पास हेल्थ एंड मैथ इन दो पेपर्स में पास हुए हैं, 5 वर पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट एंड 5 वो बच्चे हैं जो कि मैथ, साइंस एंड हेल्थ तीनों सब्जेक्ट्स में पास हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन बाय ड्रा अ वेन डायग्राम। सबसे पहले हमने इसका वेन डायग्राम ड्रा करना है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, तो कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, हमने उनके बारे में बताना है। थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी कैंडिडेट डिड नॉट पास एनी एग्जाम्स, कौन से वो बच्चे जिन्होंने कोई भी पेपर यानी कोई भी सब्जेक्ट में उन्होंने क्लियर नहीं किया, पास नहीं हुए। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए जैसे कि टोटल स्टूडेंट 50 थे, तो इट्स मीन ये हमारे यूनिवर्सल सेट में टोटल हमारे पास यू से रिप्रेजेंट करेंगे, मैथ्स वालों को एम से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 45, साइंस वालों को एस से रिप्रेजेंट किए जो कि थे 40, हेल्थ वालों को एच से रिप्रेजेंट किए। मैथ एंड साइंस में जो थे वो 12 थे, साइंस एंड हेल्थ के थे 15 थे, हेल्थ एंड मैथ्स के 20 थे, एंड 3 सब्जेक्ट्स में जो पास हुए थे वो हमारे पास थे 5 स्टूडेंट। सो 3 सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पर ये वो पोर्शन है जहाँ पर हमारे तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, मैथ एंड साइंस वाले हो गए 12, साइंस एंड हेल्थ वाले हो गए 15, हेल्थ एंड मैथ में हो चुके 20। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ में, साइंस में एंड हेल्थ में हुए हैं। सो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, ये हमारे पास है 12 + 5 + 20 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सम। यहाँ पर हम रफ वर्क आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैथ के जो टोटल स्टूडेंट थे वो थे हमारे पास 45 में से अब हम ये माइनस कर देंगे 12, 5 एंड 20, तो जो सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले थे ना वो हमारे पास आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो मैथ्स के पेपर जिन्होंने क्लियर किए थे वो हमारे पास थे 8 आ चुके हैं। ठीक है, इट्स मीन हम यहाँ पर 8 राइट कर देंगे, ये सिर्फ मैथ वाले। अब साइंस वालों की तादाद को इसी तरीके से हमने मालूम करना है। साइंस के पेपर टोटल 40 बच्चों ने क्लियर किया था। अब ये जो हमारे पास आए हुए 12, 5 एंड 15, अब हम इसको 12 + 5 + 15 करके ब्रैकेट्स 8, टोटल 8 स्टूडेंट्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ साइंस का दिया था।
इसी तरीके से हेल्थ के टोटल हमारे पास है 50 स्टूडेंट्स, जिसमें से 20 + 5 + 15 10 स्टूडेंट्स वो थे जिस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ का पेपर इन्होंने दिया था। ठीक हो चुके। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या कर लेना है, अब हमारा जो यूनिवर्सल सेट का भी एक स्टेप इसका रहता है, तो वो स्टेप मैं अभी आप लोग को सिखा देती हूँ, उसको हम इस तरीके से लास्ट में ही सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें से हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर पास एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट्स। जब हमारे पास 1 सब्जेक्ट्स की बात आ जाती है ना, तो अब हम उसमें क्या कर लेंगे, यानी अब हम इन तीनों का यूनियन ले लेंगे, मैथ्स यूनियन साइंस यूनियन हेल्थ। फार्मूला हमें मालूम है, जिसमें से हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन मैथ्स प्लस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि हमारे पास थे साइंस प्लस हेल्थ, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन जो थे, अब वो हम इनमें से माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा मैथ एंड साइंस, साइंस एंड हेल्थ, और इधर लिख देंगे बाकी हेल्थ एंड मैथ्स, प्लस कर देंगे हम ये वैल्यू जो कि हमारे पास आ चुकी है, मैथ इंटरसेक्शन साइंस इंटरसेक्शन हेल्थ। अब हम इन तमाम की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि मैथ के टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे 45 में ऐड कर देंगे 40 + 50। इंटरसेक्शन देखेंगे तो पहले 12 - 15 - 20 राइट कर देंगे, -12 - 15 एंड -20। ये जो इंटरसेक्शन था ये हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि था 5। हमारे पास जो आ चुका है यहाँ पर इसका मैथ यूनियन साइंस यूनियन हेल्थ, वो हमारे पास आ चुका है 93। इट्स मीन 93 ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम से कम एक पेपर अपना क्लियर किया है। अब आ जाती है बारी इसके पार्ट नंबर 2 की, जिसमें से हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया, तो उनके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, मैथ्स यूनियन साइंस यूनियन हेल्थ का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में से। अब हम मैथ्स यूनियन साइंस यूनियन हेल्थ माइनस कर देंगे। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में टोटल 100 बच्चों ने पेपर दिया था, 1 सब्जेक्ट जिन्होंने क्लियर किया था कम से कम, वो हमारे पास थे 93। हमारे पास आंसर आ चुका है 7। इसका मतलब है कि 7 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट क्लियर किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर 7 राइट कर देंगे। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। काइंडली वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अपनी क्लास फेलोज़ एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।